तो कैसे हैं आप लोग। आपको पता होगा कि यूपीएससी 2020 का मेंस का एग्जामिनेशन चालू है और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर होता है एसए का पेपर। क्या था उस एसए के पेपर में, किस तरीके से हमारे को उसे टैकल करना है, क्या सवाल पूछे गए और उनका प्रोबेबल सोल्यूशन क्या रहेगा, सारी की सारी बातें करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर डिटेल्ड वीडियो में, जहां पे आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कैसे सॉल्व करने हैं, क्या पॉसिबल सोल्यूशन था, आगे आने वाले 2021 और 22 के एसए के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है। वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूँ, प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। आगे बढ़ने से पहले टू सब्सक्राइब टू अकेडमी यू कैन यूज माय रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। सिंपली मेरा नाम डालना और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उसे ज्वाइन कर लेना है। अन अकेडमी का एक नया सब्सक्रिप्शन आया है, दैट इज द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपको जीएस और ऑप्शनल को साथ में सब्सक्राइब करने का मौका मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप जीएस को अलग और ऑप्शनल को अलग सब्सक्राइब करते हो तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आप दोनों को साथ में सब्सक्राइब करते हो तो कॉम्बो में आपको थोड़ा ये चीपर पड़ेगा, थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अप टू 14% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो देखिए, अप टू 14% का डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहा है 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे, साथ के साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा मेरा रेफरल कोड यूज करने पे, दैट इज मुदत गुप्ता। आपको पता है कि अन अकेडमी पे जीएस का सब्सक्रिप्शन जो है दैट इंक्लूड्स लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस एज वेल, टेस्ट, क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको, इंक्लूडिंग द डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द एडुकेटर। सीधा सीधा एडुकेटर के साथ डाउट रेजोल्यूशन और नोट मेकिंग आप कर सकते हैं। साथ के साथ ऑप्शनल में भी आपको सेम फीचर्स मिलेंगे। तो ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन प्लस और आइकॉनिक दोनों के लिए अवेलेबल है। तो अन अकेडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता। तो अगर मैं ओवरऑल एसए के पेपर की बात करता हूं तो एसए के पेपर में आपको पता है कि दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो टोटल पेपर होता है उसकी वेटेज होती है 250 मार्क्स की, ठीक है। और हर सेक्शन जो होता है उसकी वेटेज होती है 125 मार्क्स। मतलब देखो, दो सेक्शन है, सेक्शन ए 125 मार्क्स, सेक्शन बी 125 मार्क्स, दोनों को मिला के पूरा पेपर बना 250 मार्क्स का। सेक्शन ए में आपको 4 ऐसे देखने को मिलेंगे, उन 4 में से आपको कोई भी एक चूज करना है और उसको 1000 से 1200 शब्दों में आपको लिखना है। सेक्शन बी में भी सिमिलरली आपको 4 ऐसे देखने को मिलेंगे, उन 4 में से आपको कोई भी एक चूज करना है और उसको लिखना है 1000 से 1200 शब्दों में, राइट। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एसए का स्ट्रक्चर रहता है। तो समझते हैं कि 2020 का जो मेंस का पेपर चालू है इसमें एसए का किस तरीके से क्वेश्चंस बना। अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो यहां पे सबसे पहला सवाल था, लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को एनालाइज करें तो वो ये कह रहा है कि इंसान तो बहुत हैं लेकिन इंसानियत नहीं है। कहने का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग बाय ब्लड एंड फ्लैश आप बन सकते हो, लेकिन एक्चुअल में जो आपके अंदर एक इंसानियत आएगी वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड और फ्लैश से नहीं आएगी, उसके लिए आपको कंपैशनेट होना पड़ेगा। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये जो एस्से है ये एथिक्स से लिंक्ड है, ठीक है। सवाल उठता है कि यहां पे आंसर हम क्या लिख सकते हैं। देखिए, क्योंकि आपको ये 1000 से 1200 वर्ड्स में लिखना है तो इसमें आपको काफी मल्टी फेसेटेड आंसर्स लिखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जनरल एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगर मैं बात करूं आतंकवाद की, तो जो आतंकवादी हैं वो भी ह्यूमन बींग्स हैं लेकिन दे आर नॉट ह्यूमेन, उनमें इंसानियत नहीं है। अगर मैं बात करूं महिला सशक्तिकरण की, कि महिलाओं के ऊपर जो क्राइम होता है, जो लोग क्राइम कर रहे हैं, इवन अभी आपने रिसेंटली लिखा होगा कि यूपी के बदायूं में भी काफी हीनियस गैंग रेप हुआ। कहने का मतलब है कि जो लोग महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो वो भी इंसानी लेकिन उनमें इंसानियत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड लेबर, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड सेक्स एब्यूज। बेसिकली जो इंसानियत है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी और सोसाइटल लेवल पे भी हमारे को डिस्प्ले करनी पड़ेगी, हमारे को दिखानी पड़ेगी। मतलब कि इंडिविजुअली भी और सोसाइटी के लेवल पे भी। अगर हम बात करें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, अगर हम बात करें लिंचिंग की, अगर हम बात करें रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की, इवन आपने देखा होगा कि कई बारी ऐसा होता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं, अखबार में आया था कि लॉकडाउन के टाइम पे कई बारी उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनके फिजिकल फीचर्स को लेके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कहने का मतलब है कि ये लोग जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, ये लोग ह्यूमन बीइंग तो हैं लेकिन इनमें इंसानियत नहीं है, कंपैशन नहीं है, एम्पैथी नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है। इस पूरे मुद्दे को ध्यान में रखते हुए
हमारे को अपने सोशल इशू से लिंक करते हुए और आसपास की जो हैपनिंग्स है उनसे लिंक करते हुए हमारे को ये पूरा का पूरा ऐसे लिखना था। साथ के साथ अगर आपको इसको और मल्टी फेसेटेड बनाना है तो साइंस एंड टेक को ध्यान में रखते हुए आप ये यहां पे लिख सकते थे कि ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी तो बना रहे हैं, लेकिन वो इंसानियत भरी टेक्नोलॉजी तभी होगी जब वो ह्यूमैनिटी के फायदे के लिए इस्तेमाल की जाए। अगर न्यूक्लियर वेपन और ऐसे वेपन्स और मास डिस्ट्रक्शन बनाए जाएंगे तो हम उसे इंसानियत का नाम दे नहीं सकते। राइट, इस तरीके से आपको ये पर्टिकुलर ऐसे लिखना था। दूसरा ऐसे था माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटलिस्ट टू अ ट्रैंक्विल सेल्फ, कि अगर आप हर काम सोच के कर रहे हो तो ही आपको संतुष्टि मिलेगी। अगर आप बिना सोचे समझे कोई काम कर रहे हो, अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको मानसिक संतुष्टि ना मिले, आपको ट्रैंक्विलिटी ना मिले। मतलब कि आपको हर काम थॉटफुलनेस के साथ करना होगा, आपको हर काम दिमाग अप्लाई करके करना होगा। माइंडफुल मैनिफेस्टो। अगेन, ये जो पूरा का पूरा ऐसे था ये भी एथिक्स और सोसाइटी बेस्ड था। मल्टी फेसेटेड आंसर यहां पे भी पॉसिबल था कि मतलब अगर आप हर एक काम सोच समझ के कर रहे हो, माइंडफुल तरीके से कर रहे हो, तो ही आपको ट्रैंक्विलिटी अचीव हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोच समझ के अपने बच्चों को स्कूल में डाल रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो, तो आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। आप सोच समझ के अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हो, अल्टीमेटली आपकी मानसिक संतुलन बढ़ेगा। आप सोच समझ के अपनी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, देश में इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जीडीपी बढ़ेगा, तरक्की आएगी, ट्रैंक्विलिटी बढ़ेगी। सोच समझ के आप डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो अपने आप को एक शांति मिलेगी। सोच समझ के आप टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हो, सोच समझ के इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप कर रहे हो, सोच समझ के अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को रिफॉर्म कर रहे हो, जो खराब आदतें हैं कल्चर में उसको हटा रहे हो, कल्चर रिफॉर्म कर रहे हो, रिलीजन को रिफॉर्म कर रहे हो, ऑर्थोडॉक्सी खत्म कर रहे हो। इसे कहते हैं माइंडफुल मैनिफेस्टो। कि अगर आपको एक शांति चाहिए, दिमागी शांति चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, तो आपको हर काम सोच समझ के करना होगा। कहने का मतलब है एक और मल्टी फेसेटेड ऐसे जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर नहीं है, आप उसमें कोई भी फिलॉसफी फिट कर सकते हो किसी भी डोमेन से 1000 से 1200 शब्दों में। तीसरा, शिप्स डोंट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, शिप्स सिंक बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू देम। कहने का मतलब है कि जो हमारे आसपास की चीजें हैं वो हमारे को तभी इंपैक्ट करती हैं जब वो हमारे अंदर आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपके आसपास अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्राइम 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 देख रहे हो, वो आपको इंपैक्ट नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन आपके अंदर वो क्रिमिनल टेंडेंसी आ गई, वो आपको इंपैक्ट करना शुरू कर देगा। संगति बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोसाइटी में देखिए, कोई भी बच्चा जो पैदा होता है, जो बच्चा पैदा हो रहा है वो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन सीख के पैदा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में महिलाओं के खिलाफ कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि आसपास के लोग कर रहे हैं। तो जब तक वो पानी बाहर था, बच्चा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसके दिमाग में वो बातें डाली गई, उसने भी वो काम शुरू कर दिए। चाहे वो महिलाओं के खिलाफ क्राइम हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो आतंकवाद हो। कहने का मतलब ये है, यहां पे अगर आप एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल लो कि कोरोना जब तक हमारे देश के बाहर था, हमारे को इतना इंपैक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमारे देश के अंदर आया, उसने हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे माइग्रेंट्स, हमारे जो महिलाएं हैं, हमारा सशक्तिकरण है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसको पूरे तरीके से तबाह कर दिया। कहने का मतलब है कि जो हमारे आसपास की बुराई है वो हमारे को तभी इंपैक्ट करेगी जब हम उसे अपने अंदर आने देंगे। चाहे हम बात करें इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, हमारे को बुराई तभी छुएगी जब हम उसे आने देंगे, चाहे अपने अंदर, सोसाइटी के अंदर, परिवार के अंदर या देश के अंदर। इस चीज को देखते हुए आपको आंसर लिखना था। फॉर एग्जाम्पल, समाज में क्या होता है? बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। परिवार नहीं सोच रहा था, समाज ने बोल बोल के वो दिमाग में भर दिया। वहां से क्या निकल के आता है? सन मेटा प्रेफरेंस। न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वेपन। एक टाइम पे सिर्फ 5 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन था। एक दूसरे को देख देख के नॉर्थ कोरिया, इंडिया, ईरान, इजराइल, इन सब देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स की रेस शुरू कर दी। पाकिस्तान। कहने का मतलब है कि इंपैक्ट तभी होना शुरू होता है जब पानी हमारे अंदर आए। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आप एग्जाम्पल दोगे भूटान का, हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसको फर्क नहीं पड़ता आसपास क्या हो रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी हैप्पीनेस से मतलब है। तो जहाज तभी डूबेगा
जब उसके आसपास की पानी उसके अंदर आएगा। तो इसको आप कैसे ब्रेक करके लिखोगे? इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे, फैमिली लेवल पे और नेशनल लेवल पे। उस तरीके से आप इस पूरे आंसर को लिखोगे कि करप्शन, कोई भी ब्यूरोक्रेट करप्ट नहीं होता। जब वो देखता है आसपास की करप्शन फैल रहा है कि सभी कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं, फिर वहां से करप्शन की शुरुआत होती है। तो इस तरीके से हमारे को ये आंसर लिखना था। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, कि अगर आप सरल रहेंगे, सिंपल रहेंगे, तो ही आप सोफिस्टिकेटेड हो पाएंगे, तो ही आप सबसे ऊपर पहुंच पाएंगे। प्राइम एग्जाम्पल भीमराव अंबेडकर, प्राइम एग्जाम्पल महात्मा गांधी, प्राइम एग्जाम्पल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्राइम एग्जाम्पल ज्योतिबा फूले। ये सारी की सारी ग्रेट पर्सनालिटीज। प्राइम एग्जाम्पल सरदार पटेल। ये सारी की सारी ग्रेट पर्सनालिटीज, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का डोमेन हो, कॉलोनियल स्ट्रगल का डोमेन हो, साइंस का डोमेन हो, इकोनॉमी का डोमेन हो, गवर्नेंस का डोमेन हो, इन्होंने हमेशा बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करा है। रतन टाटा, इन लोगों ने हमेशा सिंपल प्रिंसिपल्स को फॉलो करा और फॉलो करते आए हैं, तो ही अपने अपने फील्ड में टॉप पे पहुंच पाए हैं। कहने का मतलब है कि हम जितना ज्यादा हाई फाई चीजें ट्राई करेंगे, हो सकता है कि रिजल्ट उतना ज्यादा बेहतरीन ना आए। अगर हम बात करें इंडियन सोसाइटी की, सिंप्लिसिटी वहां पे क्या है कि हमारे किसान, हमारे अंत्योदय, हमारा आखिरी स्टैंडिंग गरीब व्यक्ति, उसका विकास होना चाहिए। अगर हर एक गरीब व्यक्ति को फोकस करके पॉलिसी बनाई जाएगी तो ऑटोमेटिकली देश का विकास सोफिस्टिकेटेड लेवल पे पहुंचेगा। साइंस की बात करें, विज्ञान, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अगर हम विज्ञान के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करें तो ऑटोमेटिकली बड़ी चीजें अपने आप सॉल्व होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, छोटी चीज कैसे कि मैं एक सबसे पहले एक ऐसा बल्ब बनाऊं जो कम इलेक्ट्रिसिटी ले, मैं एक छोटी सी ऐसी साइकिल बनाऊं जो तेज तो चले लेकिन ग्रीन हाउस गैस एमिशन ना करे, मैं एक ऐसा इंडस्ट्रियल यूनिट बनाऊं कि जो कोयले पे ना चले लेकिन सोलर एनर्जी पे चले। छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप उन सब चीजों को अगर कंबाइन कर देंगे तो अपने आप बड़ा बन जाएगा। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। अगेन एथिक्स बेस्ड आंसर है, पर्सनैलिटी बेस्ड आंसर है। यहां पे आपको फोकस करना है क्या कि अगर इंडिविजुअल अपने अंदर भी एक एक चेंज करके बदलाव लाएगा कि आज मेरे को ऑनेस्ट होना है, मेरे को ये ऑनेस्टी कंटिन्यू करनी है, आज मेरे को हार्ड वर्किंग होना है, ये हार्ड वर्क मेरे को कंटिन्यू करना है, आज मेरे को दूसरे लोगों के प्रति सेंसिटिव होना है और ये सेंसिटिविटी मेरे को कंटिन्यू करनी है, तो अपने आप एक व्यक्ति जो है वो सोफिस्टिकेटेड होता जाएगा। सोफिस्टिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप पार्टीज में जा रहे हो और इंग्लिश बोल रहे हो। सोफिस्टिकेशन का मतलब होता है कि आप एक चीज को पकड़ के कंसिस्टेंटली उसे कर रहे हो तो अपने आप उसका चेंज आपको दिखने लगेगा, उसे कहा जाता है सोफिस्टिकेशन। तो ये जो चारों के चारों एसेस थे सेक्शन ए में, ये पर्सनालिटी बेस्ड थे। इनको हम चारों को ही 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल, फैमिली सोसाइटल लेवल और नेशनल लेवल। इन सब क्वेश्चंस में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था 1000 से 1200 वर्ड्स में। ये था सेक्शन ए, राइट। तो कहने का मतलब है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे के पूरे सेक्शन ए में आप मल्टीपल डोमेन्स में आंसर लिख सकते हो, इंक्लूडिंग सोशल इश्यूज, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स, इंडिविजुअल पर्सनालिटी। इन सब को देखते हुए आप आंसर लिख सकते हो। यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि थ्योरीज जो हैं अलग अलग थिंकर्स की, मार्क्स, वेबर, गांधी, कौटिल्य, ये सारी की सारी थ्योरीज आप कोट कर सकते हो ऑफ कोर्स। साथ के साथ जो करंट अफेयर्स आप अखबार में पढ़ते हो, अब देखो ये जो करंट अफेयर्स है ये समरी में नहीं मिलेंगे, ये ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक रेप की न्यूज आई, एक चाइल्ड एब्डक्शन की, किडनैपिंग की न्यूज आई, एक चाइल्ड लेबर की न्यूज आई, ये समरी वगैरह में नहीं मिलेगा, ये अखबार पढ़ के खुद समझ में आएगा। ये सारे के सारे एक एक्सपोजर के लिए आपको अखबार पढ़ना काफी जरूरी है। तो अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो थिंकर्स और करंट अफेयर्स दोनों को कंबाइन करके आप यहां पे ऐसे लिखोगे। यहां पे एक अफवाह ये भी फैल सकती है कि आप देखो सेक्शन ए में सारे के सारे फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी बेस्ड एसे हैं, तो इसका मतलब आप यही ऑप्शनल ले लो। देखो एक क्वेश्चन के लिए आपको अपना ऑप्शनल डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल के 2 पेपर अलग होते हैं। तो वहां पे आपको अलग से 40 क्वेश्चन फेस करने हैं। तो ऐसा सब्जेक्ट लेना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। सिर्फ और सिर्फ ऐसे पेपर के बेसिस पे ऑप्शनल चूज कर लेना सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। दरअसल ये बात थी सेक्शन ए की। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। अगर सेक्शन बी की बात करूं
तो यहां पे एथिक्स से हट के सवाल थे, दूसरे सवाल थे। फॉर एग्जाम्पल, कल्चर इज वॉट वी आर एंड सिविलाइजेशन इज वॉट वी हैव। मतलब कि अलग अलग कल्चर से मिलके हमारी सिविलाइजेशन बनती है। एक सिविलाइजेशन के अंदर मल्टीपल कल्चर्स हो सकते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ये इंडियन सोसाइटी का सवाल था, रिलेटेड टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अलग अलग रिलीजियस कल्चर, लिंग्विस्टिक कल्चर, रीजनल कल्चर और जेंडर बेस्ड कल्चर्स यहां पे हमारे को स्पेसिफाई करने थे। राइट? कहने का मतलब यह है कि कल्चर मिला के सिविलाइजेशन बनती है। अगर कल्चर के बेसिस पे आप डिवीजन करते रहोगे तो आपकी सिविलाइजेशन ध्वस्त हो जाएगी, वो एकदम कोलैप्स कर जाएगी। यहां पे आपको ये लिखना था। राइट? इसके बाद आपका दूसरा सवाल बनता है, देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, कि सामाजिक विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक आर्थिक विकास ना हो। लेकिन आर्थिक विकास मीनिंगलेस है जब तक सोशल जस्टिस ना हो। कहने का मतलब है ये जो क्वेश्चन था ये इनइक्वालिटी बेस्ड था, इनइक्वालिटी के ऊपर, सोशल जस्टिस के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन था कि अगर रईस रईस होता जाए और गरीब गरीब होता जाए तो ऐसी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का कोई फायदा नहीं है। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का फायदा तभी है जब वो ग्रोथ इक्विटेबल हो, बराबरी की हो, गरीब को, पिछड़े हुए को उस ग्रोथ का फायदा मिले। मतलब कि जब आपको सामाजिक न्याय मिलेगा तभी जाके आपकी आर्थिक विकास जो है वो मीनिंगफुल बन पाएगा। कहने का मतलब यह है कि यहां पे आप मेंशन करोगे क्या अबाउट हेल्थ, एजुकेशन, किस तरीके से डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप किया जा सकता है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, टैक्सेशन स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, कि पिछड़े हुए जो एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट थोड़ा पिछड़ा हुआ रहा है, रेड कॉरिडोर एरियाज नक्सलाइट इंपैक्टेड, जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी इंपैक्टेड, इन सब एरियाज में ज्यादा गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी सोशल जस्टिस भी आएगा और इकोनॉमिक विकास भी होगा। आप अगर ये कह रहे हो हमारा देश जीडीपी बढ़ता जा रहा है, उस जीडीपी का कोई मतलब नहीं है जब तक कि पिछड़े हुए लोग, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट का पूरा सेक्शन, रेड कॉरिडोर का सेक्शन, जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी इंपैक्टेड एरिया, जब तक यहां पे हमारे जीडीपी का विकास नहीं पहुंचेगा तब तक हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारा जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। सो सोशल जस्टिस जो है वो होना बहुत जरूरी है एट द जेंडर लेवल, एज बेस्ड लेवल, कि सोशल जस्टिस बुजुर्गों को, कि जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है हम उनको भूल नहीं सकते, वृद्ध जनों को, डिसेबल्ड को, बच्चों को, उनको भी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का फायदा मिलना चाहिए। कि अगर देश आगे बढ़ रहा है तो एक बुजुर्ग को बुढ़ापे में रोजी रोटी कमाने की चिंता नहीं होनी चाहिए, उसको पेंशन, सोशल सिक्योरिटी प्रॉपरली मिलनी चाहिए। एक अगर डिसेबल्ड व्यक्ति है तो उसके प्रॉपर मूवमेंट के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करा हुआ है, इसे कहते हैं सोशल जस्टिस। चाहे वो महिला हो, ट्रांसजेंडर हो, ये सारे के सारे मसले आपको इधर लिखने थे कि हमारे को अनटचेबिलिटी सोल और स्पिरिट में खत्म करनी है, सारे के सारे जेंडर्स को रिकॉग्नाइज करना है, इंक्लूडिंग द ट्रांसजेंडर्स, डिसेबल्ड, और इस तरीके से आपको पूरा आंसर लिखना था। तीसरा ऐसे था पैट्रियार्की के ऊपर, एक और सोशल इशू बेस्ड क्वेश्चन, कि इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, कि समाज में जो इनइक्वालिटी शुरू होती है वो शुरू ही पैट्रियार्की से होती है। मेल शोविनिस्ट माइंडसेट, सन मेटा प्रेफरेंस, लैंड टाइटल्स, की जमीन हमेशा पुरुष के नाम पे होगी, घर की बेटियां पढ़ेंगी नहीं, घर की बेटियां काम नहीं करेंगी, बाहर जाके काम तो बिल्कुल नहीं करेंगी, उनका काम है खाना बनाना। गलत है ये सोच। पैट्रियार्की जो है 22 की हो गई, शादी कर दो, क्या करना है पढ़ा के, कौन सा इसने नासा में जाना है, स्कूल पूरा कराओ, कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन करके शादी करा दो, कॉरेस्पॉन्डेंस से एमबीए करा दो, नाम के लिए डिग्री हो गई, अच्छा लड़का मिल जाएगा, सरकारी नौकरी वाला मिल जाएगा। ये सब क्या है? पैट्रियार्कल माइंडसेट है। महिलाओं को पैट्रियार्कल सोसाइटी में पुरुषों से कम आंका जाता है और इस वजह से हमारी जो 50% जनता है वो ऑलरेडी पिछड़ी हुई रह जाती है, ऑलरेडी पीछे रह जाती है। महिलाओं के खिलाफ क्या क्या हो रहा है, इंक्लूडिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ पॉलीगैमी, इंक्लूडिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, इंक्लूडिंग फीमेल फोर्टिसाइड, एबॉर्शन, इंक्लूडिंग कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में महिलाएं हैं
उनको अनइक्वल पे दिया जाता है, बराबर की सैलरी नहीं दी जाती। इवन हमारी लोकसभा विधानसभा में महिलाओं का प्रपोर्शन कितना कम है, बहुत ही गिनी चुनी महिलाएं हैं जो हमारी लोकसभा विधानसभा में है। अगर हम बात करें पंचायत की, जहां पे 33% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, वहां पे महिलाएं नहीं प्रधान पति होते हैं, कि महिला तो चुन के आ गए लेकिन एक्चुअल में उनके पति हैं जो पूरा का पूरा सिस्टम चला रहे हैं। ये सारी की सारी जो सोशल इनइक्वालिटी बेस्ड चीजें हैं, कि ये जो एक पूरा सिस्टम है पति परमेश्वर वाला, ये कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए, बराबरी का सिस्टम आना चाहिए। क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे आना चाहिए, वो इस ऐसे की डिमांड थी। चौथा ऐसे है अपना इंटरनेशनल रिलेशंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड। द टेक्नोलॉजी एज द साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। बहुत ही डायनेमिक ऐसे था। कैसे कि आज की तारीख में अगर हमारे को इंटरनेशनल रिलेशंस प्रमोट करने हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध प्रमोट करने हैं, तो उसमें जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, जो विज्ञान है, उसका काफी बड़ा रोल है। बहुत सही ऐसे था। कैसे? सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आज की तारीख में जो देश सबसे ज्यादा कोलैबोरेट कर रहे हैं वो कौन से डोमेन में कर रहे हैं? कोरोना वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? टेक्नोलॉजी, फार्मा टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी। इसके बाद इंडिया ने खरीदा रफेल फ्रांस से, डिफेंस टेक्नोलॉजी। S-400 रशिया से, डिफेंस टेक्नोलॉजी। चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स यूएसए से, डिफेंस टेक्नोलॉजी। इसी के साथ साथ रशिया और फ्रांस के साथ हम गगनयान के लिए कोलैबोरेट कर रहे हैं, जो हमारे मैन्ड मिशन है स्पेस का, स्पेस टेक्नोलॉजी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलके हम अपने सैटेलाइट्स को, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को साउथ अमेरिका से स्पेस में भेजते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी। इसी के साथ साथ यूएस की कंपनीज के साथ मिलके हम अलग अलग दवाइयां, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल डेवलप करते हैं, हेल्थ केयर बेस्ड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, आईटी डोमेन। ये सारे के सारे फैक्टर्स हमारे को इधर टेक्नोलॉजी में लिखने थे। फॉर एग्जांपल इजराइल के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पे, माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी पे। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं माइनिंग टेक्नोलॉजी पे। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया समिट की बातें सुनोगे तो वहां पे उन्होंने बोला था कि हम माइनिंग की टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेट करेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ, अफ्रीका के साथ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी। इन सब टेक्नोलॉजीज में हम कोलैबोरेट कर रहे हैं इन सारे देशों के साथ। साथ के साथ कम्युनिकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी, हाइपरलूप, मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी, बुलेट ट्रेन। जापान हमारे यहां बुलेट ट्रेन डेवलप कर रहा है अहमदाबाद से बॉम्बे के बीच में। ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट है। कि इंटरनेशनल रिलेशंस में टेक्नोलॉजी इज अ वेरी सैलिएंट फीचर। पाकिस्तान और चाइना की बात करते हैं तो पाकिस्तान को चाइना से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल रही है, तभी वो क्लोज हैं। दिस इज ऑल टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है टेक्नोलॉजी जो है आज की तारीख में इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप करने में काफी ज्यादा समर्थ रही है। कहने का मतलब है कि जो चाइना के करीब इतना देश आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उसके यहाँ टेक्नोलॉजी है। तो आज की तारीख में असली में पावरफुल वो देश नहीं है जिसके पास पैसा है, असली में आज की तारीख में पावरफुल वो देश है जिसके पास टेक्नोलॉजी है। इस पूरे थीम को देखते हुए, अखबार से करंट अफेयर्स उठाते हुए आपको ये पूरा का पूरा इससे यहाँ पे लिखना था। सवाल उठता है कि हमने 8 सवाल तो देख लिए सेक्शन ए और सेक्शन बी के, कि किस तरीके से तैयारी करी जाएगी, लेकिन अब देखना यह है कि एस्से के लिए एग्जैक्टली हमारे को पढ़ना कैसे है। तो गिवन के क्वेश्चंस 8 के 8 कितने ज्यादा डायनेमिक थे, कितने ज्यादा ये क्वेश्चंस डायनेमिक थे, यहां से हमारे को समझ आता है कि पहली बात, कोई भी कोर्स और समरी इन क्वेश्चंस के लिए सफिशिएंट नहीं है। यहां पे आप आंसर तभी लिख सकते हो जब आपके बेसिक स्ट्रांग है, जब आपकी अवेयरनेस स्ट्रांग है, आप अपने आसपास कान और आंख खोल के चल रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो और अपनी सोसाइटी में देख रहे हो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये सारे के सारे सवाल जो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड सवाल हैं, इनको आपको कोई रटवा नहीं सकता, इसके लिए कोई आपको समरी दे नहीं सकता कि हाँ ये पढ़ लो तो ऐसे सॉल्व कर लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सीधी सी बात है, यहां पे जितने भी टॉपिक्स थे उनमें एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड था। ऐसा नहीं था कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर था। यहां पे आपको अगर पेट्रियार्की के बारे में लिखना है, कल्चर के बारे में लिखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना है, सिंप्लिसिटी के बारे में लिखना है, ह्यूमन वैल्यूज के बारे में लिखना है, तो पिछले 4 से 5 साल में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके बारे में लिखना पड़ेगा। 1 साल के करंट अफेयर जहां पे सफिशिएंट नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है अगर आप यहां पे शॉर्टकट अप्रोच फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो कि कोर्स और समरी देख के मैं पूरा एस्से पेपर निकाल दूंगा, तो वह पॉसिबल नहीं है। यहां पे यह बात आपको नोट करनी है। दूसरी बात, सवाल उठता है कि पढ़ें तो पढ़े कैसे। अगर आप ये क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हो तो आपकी 2 एनसीईआरटी हैं जो मोर देन सफिशिएंट हैं, पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन सोसाइटी एंड अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी। इन
एनसीईआरटीज में, पॉल साइंस और सोशियोलॉजी की एनसीईआरटीज में आपको 8 में से 5 एसेस का क्रक्स मैटर, थ्योरी मैटर डायरेक्ट मिलेगा वर्बेटिम। इसके अलावा न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स, योजना, ये 3 ऐसे सोर्सेज हैं जो आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपके माइंड में चल रहा है कि मैं इनकी समरी देख लूंगा तो एसे पेपर तो नहीं निकलना, चाहे कुछ भी कर लीजिए। बहुत स्पष्ट सी बात है, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्वालिटी कंटेंट कवर करना पड़ेगा, तभी जाके एसे का कंटेंट तैयार हो पाएगा। वरना कोई भी दवाई घोल के नहीं पिला सकता कि ये पी लो एसे तो निकल ही जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जब फ्री टाइम मिलता है तो इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स वगैरह से अच्छा है ईपीडब्ल्यू और फ्रंटलाइन पढ़ो। ये ऐसी मैगजीन्स है, स्कॉलरली मैगजीन्स, कि जहां से दिमाग खुलेगा, व्यू समझ आएगा, पॉइंट्स मिलेंगे और क्वालिटी कंटेंट पता चलेगा लिखना कैसे है। ये रोज नहीं पढ़नी, जब फ्री टाइम हो, कभी मन करे हफ्ते में 1-2 बार तो खोल के देख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी और योजना तो पढ़नी ही पढ़नी है। अगर टाइम मिले तो ईपीडब्ल्यू और फ्रंटलाइन। इस तरीके से आपकी एसए की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी बन पाएगी। मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए रेफरल कोड यूज करें मुदत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। इसी के साथ हमारा अनअकैडमी का ऑप्शनल कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, जिसमें जीएस और ऑप्शनल आपको साथ में मिलेगा। अगर आप दोनों को साथ में सब्सक्राइब करते हो तो अप टू 14% का आपको डिस्काउंट मिलेगा और साथ में 10% एडिशनल डिस्काउंट मेरा रेफरल कोड यूज करके। तो प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करें यूजिंग माय रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट।